Hi students, I hope all of you are doing well and taking care of yourselves. So we are here to discuss the mock test paper which has been issued by the institute. So this session will be really helpful for those of you who have already gone through the study material, and I'm sure after discussing a couple of questions of this mock test paper, you'll realize that everything has already been covered in the notes. uh, one piece of advice, in case आपने अभी पूरा study material नहीं go through किया है, then I would recommend that first of all just go through that, ensure that you have covered everything, all the chapters, and उसके बाद हमें mock test paper को discuss करने के आए, because होगा क्या that there are lot of questions that will come up, और अगर वो उन चैप्टर में से आ जाते हैं जो आपने अभी नहीं देखे होंगे, then you might feel a little disappointed, but nonetheless, I hope those of you who have gone through the notes, who have gone through the questions which are mentioned in the notes, and all the recordings, will find this session really helpful. So, just to set some kind of rules, what I'll keep on doing is that it will be not possible to go through all the questions, but I would take you through a couple of them. Idea is to see कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में कर लिए हैं, क्या वो क्वेश्चंस करने के बाद आपको इन क्वेश्चन को करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा. करेक्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले वन पीस ऑफ एडवाइस, एंड आई कीप ऑन गिविंग some kind of advice on how to attempt the paper in between. So first piece of advice is that जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, always make sure to go through the entire question बहुत आराम से. होता क्या है, we have a tendency, because हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हम काफी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ना हमारा दिमाग ऑलरेडी आंसर्स की तरफ जा रहा होता है. तो आप अभी क्वेश्चन को आधा पढ़ेंगे एंड योर माइंड विल वॉन्डर ऑफ इन गेसिंग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Suraj sold 10 acres of his agriculture land to Mr. Moldi on 25th September 2019 for rupees 25 lakhs. The property papers mentioned a condition, amongst other details, that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice. Now let me just take a pause here. अब होगा क्या कि हमें पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एलएलपी, पार्टनरशिप, ये सब चीजें उसमें आएंगी, कंपनीज एक्ट, राइट. तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसमें हम कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं. अब इस क्वेश्चन में पहली दो लाइनों में एक कीवर्ड आया, वो क्या है, द प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन्ड अ कंडीशन. सो देयर आर चांसेस दैट इमीडिएटली यू माइट थिंक कि कंडीशन आया है, तो एक टॉपिक था कंडीशन एंड वारंटीज, तो शायद ये क्वेश्चन उसको पर्टेन करता है. एंड यू माइट, so before starting this question what I said कि कई बार क्या होता है, our answer will wander कि यार इसका आंसर, our mind will start imagining कि इसका आंसर क्या होगा, राइट. तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग आंसर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें पूरा फोकस होके पहले क्वेश्चन पढ़ना. So let me continue with the question. So the question is, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chandar. अब Mr. Chandar कौन है? Son of the seller for carrying out farming or other activity of his choice. तो सिंपल सा अभी तक सवाल है कि टोटल 10 एकड़ की लैंड है. मिस्टर सूरज ने मिस्टर मुरली को बेच दिया, लेकिन एक कंडीशन रखी. कंडीशन क्या रखी कि 9 एकड़ की जो लैंड है वो तो आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो, लेकिन जो 1 एकड़ की लैंड है उसमें से 9 में से जो बाकी बचा 1 एकड़ है, वो आपको कैसे यूज करना है वो कौन बताएगा? मेरा बेटा. ठीक है. On 12th October 2019, Mr. सूरज died. तो अब जो सेलर था उसकी डेथ हो गई, लीविंग बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ. ऑन 15th October, तो जब भी सेलर की डेथ हुई, मिस्टर सूरज की डेथ हुई, 15th October 2019, Mr. Murli started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to Mr. Chandar. तो जो मिस्टर मुरली थे उन्होंने कितने के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी? पूरे के पूरे 10 एकड़ के ऊपर, लेकिन उनको कितने पे करनी थी? 9 एकड़ के ऊपर. और बाकी बचा 1 एकड़ जो था वो उस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसकी परमिशन चाहिए थी उसके लिए? मिस्टर चंदर की. तो क्या अभी तक बताइए उन्होंने परमिशन ली? नहीं.
Now, Mr. Chandar wants to file a case against Mr. Murli and get a suitable remedy. Discuss the above in light of provisions of Indian Contract Act 1872 and decide upon Mr. Chandar's plan of action. तो सबसे पहले जो आपने अगर if let's say some of you would have started thinking about कि ये क्वेश्चन जो है कंडीशन एंड वारंटी का है, तो वो तो बिल्कुल नहीं है. अब तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट? कंडीशन एंड वारंटी कहाँ पर कवर होती है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और यहाँ पर हमसे जो रेमेडी मांगी गई है वो कहाँ पर मांगी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से. तो मतलब एक चीज क्लियर है कि क्वेश्चन कहाँ का है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब हमने 2 मिनट लगाए क्वेश्चन पढ़ने में. अब आंसर कैसे आएगा? अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एबल टू फिगर आउट दैट दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स, राइट? तो कहाँ से होगा? तो इस सब कंक्लूजन पे आने के लिए आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, देखो इफ इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या होगा? डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव इट्स एसेंशियल्स. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट? लेकिन जहां पर क्वेश्चन में चीजें आ रही हैं काफी से, यहाँ पर एक पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है. सो अनलेस यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन इन डिटेल, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए. अब क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या थे कि सूरज ने मिस्टर मोल्डी को अपनी 10 एकड़ की लैंड बेच दी, लेकिन बेचते हुए कंडीशन लगा दी कि 10 एकड़ की लैंड में से 9 एकड़ के ऊपर तो वो जो उनका मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी बची हुई 1 एकड़ की लैंड है उस पे उनको क्या कंस्ट्रक्ट करना है उसको पूछने के लिए मिस्टर सूरज के बेटे से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर सूरज की डेथ हुई, मिस्टर मोल्डी ने क्या किया? बिना उनके बेटे की परमिशन लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी. तो अब जो उनका बेटा है उसके पास ऐसी क्या रेमेडीज, ऐसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि वो मिस्टर मोल्डी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. अब आंसर अगर तो आपको पता चल गया है, वेल एंड गुड. आंसर में क्या आएगा? नाउ व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इफ यू कैन रिकलेक्ट, वी हैव गॉन थ्रू अ कांसेप्ट ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि एक एसेंशियल, वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कि वहां पे कंसीडरेशन होनी चाहिए, है ना? और उसमें हमने एक एग्जांपल भी किया था. कंसीडरेशन क्या होती है? दो लोगों के बीच में. दो लोग कौन होंगे? जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. मतलब अगर ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो कंसीडरेशन भी किसके बीच में होगी? ए और बी के बीच में. लेकिन इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो था कि ऑल्दो रूल क्या कहता है? देयर इज नो कंसीडरेशन, वेयरएवर देयर इज नो कंसीडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर वर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल. क्या था लेकिन वहां पे? देयर वर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस. और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कंसीडरेशन होती है इट कैन मूव फ्रॉम द अदर पर्सन एज वेल, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो दो लोग ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. एंड देयर वाज अ वेरी फेमस केस, अगर आपको याद आ गया हो, वो था चिन्नैया वर्सेस रमैया. आया कुछ याद आपको? वेरी गुड. तो अब हमें इसमें क्या लिखना है? तो हमें ये बताना है कि देखो ऑल्दो, तो यू नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नाउ. एंड अटेम्प्ट के लिए मैं अगेन सम ऑफ द टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू, जो कि जो इस मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस में दिया हुआ है. एंड दैट इज वन थिंग व्हिच आई थिंक इज मिसिंग, इज दैट जो इन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं ना उनको प्रेजेंटेबल वे में नहीं बताया गया. तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, उसका आंसर पता चल गया है, राइट? आंसर क्या था कि यहाँ पर जो चंदर है उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो केस फाइल कर सकता है. क्यों? क्योंकि इवन दो ही वाज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल बेसिस द केस लॉ ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया कंसीडरेशन कैन मूव टू अ थर्ड पार्टी. और इस केस में जो कि दो पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट की, दो पार्टीज कौन थी? मिस्टर सूरज और मिस्टर मुरली. उन दोनों के आपस के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी कंसीडरेशन आई जिसने कि एक थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर दिया. वो थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर चंदर. व्हिच मींस मिस्टर चंदर कैन डेफिनेटली फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर मोल्डी और वो उनकी कंस्ट्रक्शन को रुकवा सकते. अब लेट मी जस्ट शो यू कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर हमें आंसर कैसे दिया हुआ. हाँ, सो दिस इज द आंसर व्हिच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. व्हाट आई डोंट रेकमेंड इज, अगर आप देखोगे इनका जो आंसर है, इट्स अ वन बिग पैराग्राफ, राइट? देखो
और बहुत आपको एक वैलिड चीज बताने वाला हूँ कि आपके पास 3 घंटे का टाइम है पेपर करने, बट क्या आपको लग रहा है कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसके पास भी 3 घंटे होंगे? बिल्कुल भी नहीं. सो वी डोंट वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ बर्डन टू द एग्जामिनर कि जब वो हमारा पेपर चेक करे उसको पढ़ना पड़े या मैंने क्वेश्चन पढ़ा. सर यहाँ पे quite frankly I don't think this is the right way to answer any question. What you need to do is you need to write the fact of the case. In this case, please start with writing facts of the case. Facts of the case को points में लिखो. Fact of the case में क्या आएगा? पहला point आएगा, Mr. Suraj sold his land of 10 acre to Mr. Murli. Second fact, he had put a condition that Mr. Murli can use the entire 10 acre, out of 10 acre, Mr. Murli can use 9 acre as per his own will. लेकिन 1 एकड़ वो तभी यूज कर पाएंगे, उनको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? चंदर से, who is the son of seller, that is Mr. Suraj. थर्ड पॉइंट क्या बनेगा फैक्ट ऑफ द केस में कि immediately after death of Mr. Suraj, Mr. Murli started construction on the entire 10 acre without taking permission of Chandar. Now उसके बाद क्या आएगा आपका कि अब यहाँ पे ask क्या है, तो आप लिख सकते हैं उसमें, now we need to advise or what are the options or what are the remedies available to Mr. Chandar whether he can file a case against Mr. Murli or not. तो अब यहाँ पे क्या है, आपने पॉइंट्स में पूरे क्वेश्चन को, जो फैक्ट्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आंसर का लिखना है वो यही चीजें, लेकिन हम आंसर लिखेंगे कैसे? पॉइंट्स की फॉर्म, एग्जांपल की फॉर्म. जैसे यहाँ पर देखोगे उन्होंने चिन्नैया वर्सेस रमैया केस को एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ भी इतना बड़ा केस लॉ यहाँ पे कहीं पे रेफरेंस दिया हुआ है. सो अगर आप चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ लिखेंगे तो प्लीज उसको बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखो, वहां कैपिटल पे लिखो चिन्नैया वर्सेस रमैया एंड देन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंशन्ड इन द केस लॉ. राइट, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपका लास्ट में एक फिर से आप कैपिटल लेटर में लिखो कंक्लूजन एंड देन फाइनली कंक्लूड व्हाटएवर फैक्ट्स और जो भी आपने ऊपर एक्सप्लेन किया. तो आइडियल वे ऑफ राइटिंग एन आंसर इज फैक्ट ऑफ द केस क्या थे, आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द आस्क, देन whatever material you have that you want to start by explaining what is consideration, how consideration is always between the people who are party of the contract. However, as per famous case law of Chennaiya versus Ramaiya, उसमें क्या explain किया गया है उसको अच्छे से लिखो and then give an example again, एक अलग लाइन में जाके आप example को लिखो and finally write your conclusion. That is the right way, apt way of attempting any question. ठीक है जी. Now, those of you who have already gone through Indian Contract Act can recollect, और उस जब हमने सेशंस भी, अगर आपको याद हो, अगर आपको वो रिकॉर्डिंग याद हो, कि उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो क्या होगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. राइट, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वेराज उसी को घुमा फिरा के पूछने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पता करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sunflower Fauna Limited was registered as a public company. There are 230 members in the company as noted below. Members including directors 190, employees हैं उनके 15, ex-employees shares were allotted when they were employees 10, 5 couples holding shares jointly in the name of husband and wife 10, and others 5. So question is, the board of directors of the company proposes to convert it into a private company. Also advise whether reduction in the number of members is necessary. अच्छा, अब ये तो क्लियर है कि ये कौन से एक्ट से पूछेगी ये चीज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट से? नहीं, कहाँ की है ये? कंपनीज एक्ट से. अब जिन लोगों ने कंपनीज एक्ट को पढ़ लिया है उन लोगों को पता होगा कि दो तरह की कंपनीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना. अब यहाँ पे सवाल क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो वो पूछते हैं कि पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या हमें मेंबर्स भी कम करने पड़ेंगे. नाउ इफ यू कैन रिकलेक्ट, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? याद करिए, कितने हो सकते हैं? 200.
कितने हो सकते हैं? 200। अब हम एक बार यहाँ पे काउंट करते हैं कि यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंबर्स दिए हमें 190 प्लस 15 205, 205 प्लस 10 215, 215 प्लस 10 225 प्लस 5 230। तो यहाँ पर तो 230 मेंबर्स हो गए। तो अब अगर आप क्वेश्चंस को यू नो अगेन आई एम गोइंग बैक टू द वेरी सेम थिंग, बेसिक चीज कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप क्या बोलोगे, नहीं आप प्राइवेट लिमिटेड में तो सिर्फ 200 मेंबर हो सकते थे, ये तो 230 हो गए मैंने काउंट किए, तो मतलब कम करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स। बट अब अगर आप रिकलेक्ट करोगे कि अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें मेंबर कौन कौन आते, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो एक्स एम्प्लॉइज हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, those people will not be counted as a member of the company। करेक्ट? आया याद आपको? वेरी गुड। तो उस लॉजिक से जो एम्प्लॉइज हैं जिनके पास 15 शेयर्स हैं, और सॉरी शेयर्स बोल रहा हूँ, जो एम्प्लॉइज हैं जिनका नंबर 15 है और जो एक्स एम्प्लॉइज हैं जिनका नंबर 10 है, ये दोनों बाय दैट लॉजिक तो हमारे मेंबर्स में काउंट ही नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनको तो हम हटा देते हैं। आगे देखते हैं। Then is 5 couples holding shares jointly। अब अगर आपको याद हो, एक और चीज वहां पे लिखी हुई थी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, यहाँ पर तो कपल्स ही हैं, 2 लोग ही हैं, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंटली शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो सब लोग एक ही मेंबर कहलाएंगे। मतलब चाहे 3 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, अगर वो मिलके एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो वो कितना मेंबर कहलाएंगे? एक ही मेंबर कहलाएंगे, जॉइंटली अगर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक शेयर नहीं, चाहे वो 10 शेयर होल्ड कर रहे हो, 50 शेयर होल्ड कर रहे हो, लेकिन अगर जॉइंट होल्डिंग है तो वो फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी all of them will be considered as only one member, which means in this case although लोग तो 10 हैं, 5 couples means 5 into 2 10, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने मेंबर्स कहलाएंगे? वो सिर्फ 5। अब टोटल करते हैं। अब उस लॉजिक से हमारे कितने मेंबर्स बने? फर्स्ट इज मेंबर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स 190। ओके, क्या एम्प्लॉइज मेरे मेंबर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक्स एम्प्लॉइज जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे व्हेन दे वर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी? नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि वो मेंबर्स कब बने थे, उनको शेयर्स कब मिले थे? जब वो एम्प्लॉइज थे। मतलब अगर मैं एक लेट्स से एक्स एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मुझे जो शेयर्स हैं मैंने वो लिए अपनी मर्जी से। जब मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय था मुझे तब शेयर्स अलॉट नहीं हुए, मैंने कंपनी छोड़ दी, उसके 5 साल 7 साल कभी भी मैंने उसके बाद खुद अपनी मर्जी से शेयर परचेज की, तो मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करूंगा। ठीक है यहाँ पे? तो सिर्फ वही लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो एम्प्लॉयज फॉल करेंगे जिनको whenever they were employees of the company उनको शेयर्स अलॉट हुए थे। अब चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो एक्स एम्प्लॉयज, लेकिन उनको शेयर्स कब अलॉट हुए थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? तो 15 भी मेंबर्स भी हमारे हट गए, 10 लोग हैं जो ये भी हमारे मेंबर्स नहीं है, तो अभी तक कितने मेंबर्स चल रहे हैं? सिर्फ 190। अब पॉइंट डी में है 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में भी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंटली शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कितने मेंबर्स कहलाएंगे? 1। करेक्ट है? तो मतलब ये एक्चुअली में 10 ना होकर कितने मेंबर्स हैं? 5। तो हमारी टोटल कितना बना? 190 प्लस 5 और अदर्स में है 5, तो टोटल कितना बना? 200। और अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले क्या पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। तो मतलब सोल्यूशन आपके सामने है कि कितने मेंबर्स बने यहाँ पे? 200। दैट मींस हमें यहाँ पे कोई भी मेंबर को रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। लेट मी शो यू व्हाट इज मेंशन्ड बाय इंस्टीट्यूट एज वेल। So according to section 2 subsection 68 of the Companies Act, private company means a company having a minimum paid up share capital। मेन चीज है यहाँ पे, हाँ, limits the number of its member to 200। तो कितने एम्प्लॉय, कितने मेंबर्स होने चाहिए? मैक्सिमम 200। और कंडीशन क्या है? However, with 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly। मैंने क्या बताया था आपको? चाहे 2 हो चाहे 10 लोग हो, अगर वो jointly होल्ड कर रहे हैं
तो वो कितने मेंबर कहलाएंगे? एक. They shall, for the purpose of this clause, be treated as a single member. It is further provided that persons who are in the employment of the company and persons who, having been formally in the employment of the company, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. So, इस condition में भी shall not be included in the number of members. So now you have the solution to yourself, right? कि हमारे यहाँ पर कितने मेंबर्स बने, नंबर अगर आप टोटल करोगे तो 230 दिखेगा, लेकिन अगर हम ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हमारे टोटल मेंबर्स कितने बनेंगे? 200, which means we have the apt number of members and we don't need to reduce any number. In the instant case, Sunflower Fauna Limited may be converted into a private company. Only the total members of the company are limited to 200. So total number of members कितने हैं? Members including directors कितने? 190. 5 couples तो 10 नहीं होंगे, कितने होंगे? 5. Others 5. तो इसलिए यहाँ पर भी कितने members हैं? 200. Therefore, there is no need for reduction in the number of members since existing number of members are 200, which does not exceed maximum limit of 200. ठीक है जी? Perfect. So moving on to the next question, which is distinguish between a condition and a warranty in a contract of sale. When shall a breach of condition be treated as breach of warranty under the provisions of the Sale of Goods Act 1930? Explain. Now this is the most simplest, most straightforward question that can come in the examination. इन्होंने साफ साफ आपसे पूछ लिया आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन को बिल्कुल भी घुमाया नहीं, यही मैं कहता हूँ. So this is the right example of wherein whenever I say that institute might ask you a very simple, very straightforward question. तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमें वो एग्जांपल्स बताइए कि जहां पर कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है. हमें यहाँ पे कुछ गेस नहीं करना कौन से एक्ट से क्या, सब कुछ दिया हुआ है. अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के टाइम पे बताया था कि गो थ्रू करने के लिए तो ये मॉक टेस्ट पेपर ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी नॉलेज कितनी है. लेकिन व्हाट आई एम नॉट हैप्पी विद इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट दे हैव गिवन. अब देखो, जब भी डिफरेंस आता है, आई वुड से योर गो टू रूल इज ऑलवेज प्रेजेंट इट इन अ टेबुलर फॉर्म. ऑलवेज. आपको जितना आप एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे उतना आप एक्स्ट्रा नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जितना दिमाग आप एग्जामिनर से लगवाएंगे उतना ज्यादा इंप्रेशन उसका पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चे ने चीजों को घुमाया हो. चीजें देखो क्या होता है कि, और ये मेरे साथ एग्जाम में भी हुआ पड़ा, आई एम श्योर आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, योर सीनियर्स आल्सो, कि वेरियस टाइम्स दो लोग क्या करेंगे, वो पेपर बिल्कुल ठीक देके आते हैं. मेरे साथ तो एक्चुअली में हुआ था, मेरा फ्रेंड, हम एग्जाम दे के निकले. एग्जाम देने के बाद हम क्या, हमारी आदत क्या थी, वी यूज्ड टू, एंड इट वाज अ प्रैक्टिकल पेपर, कॉस्टिंग का पेपर था. पेपर देने के बाद हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, हमने आंसर वगैरह बिल्कुल मैच कर लिया, तो वी थॉट भाई दोनों के बिल्कुल ठीक आंसर्स हैं, सेम मार्क्स आएंगे. लेकिन आई गॉट वे बेटर मार्क्स देन. आई एम नॉट सेइंग कि आई वाज इट वाज बिकॉज आई वाज मोर इंटेलिजेंट. नो, it was because what I now think is that I had good presentation skills. मैंने उस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया होगा, अच्छी प्रेजेंटेशन में किया होगा, क्योंकि आंसर तो दोनों के सेम थे, तो मतलब आता तो दोनों को था, राइट. टीचर को भी पता है कि यार अगर जो भी आंसर मेरा ठीक है तो मेरे फ्रेंड का भी आंसर ठीक है, लेकिन कहाँ पे उसको कम मार्क्स कहाँ मिले होंगे, उसने शायद उस आंसर तक पहुंचने के लिए खिचड़ी पका दी होगी. सेम यहाँ पर है, हमें पता है इसका आंसर क्या है, कंडीशन वारंटी. मैं अभी आपको वो चीज गो थ्रू नहीं करवा रहा हूँ, वो तो उसके लिए प्लीज रेफर टू दैट स्पेसिफिक वीडियो. व्हाट आई वांट यू टू सी इज दैट इफ यू गो टू द आंसर, नाउ डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, इवन इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ पे पता ही नहीं कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है. अगर आप उस रिकॉर्डिंग में भी जाओगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर की सेशंस को भी गो थ्रू करोगे, तो मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ, या जहां पर भी डिफरेंस आता है, चाहे वो एक प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, कंडीशन और वारंटी में हो, कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस आता है, हमेशा आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना. टेबुलर फॉर्म में कैसे आएगा, कंडीशन, वारंटी, और यहाँ पर हम उसके पॉइंट्स लिखते रहेंगे. तो हम हेडिंग दे देंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, कंडीशन में क्या लिखा है, वारंटी में क्या लिखा है.
टेबल बना होगा, एग्जामिनर के लिए आसान होगा, अच्छा कंडीशन में ये चीज आती है, वारंटी में ये चीज आती है, ठीक है, perfect. So the only reason why I made you go through this question was because, quite frankly, I was not happy with the way institute has given the solution of this question. Ideally, they should have given it in a tabular form, clearly explaining what is condition, what is warranty. उसको 4 पॉइंट 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करो, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे, जब हमने डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद हम लिखेंगे यस व्हाट आर द कंडीशन या व्हाट आर द वेरियस केसेस वेयरइन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है. सो key things for you to notice is that whenever you are attempting a question, always go through the question in detail, don't jump to the answer. हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, आंसर लिखने लग गए हैं, तो चांसेस हैं कि हमारा आंसर गलत हो सकता है. हो सकता है कि बाय द टाइम यू रियलाइज कि आपने गलत आंसर लिख रहे हो, आप ऑलरेडी 10-15 मिनट अपने वेस्ट कर चुके हो. तो वो 15 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है 2 मिनट लगा के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लो. उसके बाद जब हम आंसर लिखने बैठेंगे तो हमेशा आंसर के लिए आपको कुछ देयर आर की पॉइंटर्स which I would now like to highlight is, if it's a difference which is there in a question, always have your answer in a tabular form. If it's a normal question, then what you need to like the first question that we went through, wherein there were a lot of data that was available in the question, always lay down clearly what were the facts of the case, उनको explain करो, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करो, ठीक है. जो हेडिंग को क्लियरली कैपिटल लेटर में लिखो, अगर टाइम मिले बाद में तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स जितने हो सकते हैं एग्जाम्पल्स दो, ऑलवेज स्टार्ट योर एग्जाम्पल इन अ सेपरेट लाइन, और एग्जाम्पल को भी कैपिटल फॉर्म में लिखो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हो. एंड इफ एट ऑल यू कैन रिकलेक्ट केस लॉ विच गोज विद योर आंसर, केस लॉ को भी अलग से बोल्ड में कैपिटल में आप लिखो और उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन आना चाहिए. अब जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ऐसा ही नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, लेट्स से कि आपको और कोई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था कि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल. ना एक तो तरीका क्या है कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो और एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो कि उसके एसेंशियल्स हैं. नहीं, हमने वैसा नहीं करना. हमने करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफाइन करेंगे, मे बी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन या मीनिंग कैपिटल में लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल्स. तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है, वहां पे आप लिख दो देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. तो 2 पार्टीज को आप कैपिटल में लिखो और बाद में टाइम मिले तो आप उसको अंडरलाइन भी करो, ठीक है. उसके तो ऐसे एक एक करके आपने हर एक हेडिंग देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है. अब अगर आपको लेट्स से ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो आपको जरूरी नहीं कि आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है. नहीं, तो योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल डिफर. अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आया या 6 मार्क्स में आया, तो अगर 6 मार्क्स में आया होगा तो ऑफकोर्स आपकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी. लेकिन अगर 3 मार्क्स में आया तो क्या करो, जितने भी एसेंशियल्स हैं उनको लिखो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम कर दो, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव मेंशन्ड इनफ सो दैट द एग्जामिनर इज अवेयर कि यार इस बच्चे को सारा आता है, ताकि कहीं पर भी ये कोई चीज रह ना जाए कि अगर आपने 4 क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी आप इतना ज्यादा लिख रहे हो. क्यों तब ज्यादा लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बाकी 96 मार्क्स का पेपर पड़ा है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. बट की थिंग्स जो हमें करनी है वो यही है कि जब हम आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उस तरीके से करें कि जो उसको चेक करने वाला है वो भी उसको आसानी से और जल्दी से चेक कर पाए. तो जितने ज्यादा हम हेडिंग्स देंगे उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. अगर टाइम है तो हम डायग्राम भी बनाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक में डायग्राम बनाओ. व्हाई? बिकॉज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द पेपर. कहीं डायग्राम बनाने में लग गए तो आपका शायद पेपर भी छूट सकता है, राइट? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंप्लीट योर पेपर रादर देन मिसिंग आउट कि हम लास्ट में बोलेंगे कि मैंने अटेम्प्ट तो सारा बहुत अच्छा किया लेकिन किया सिर्फ 80 मार्क्स का, कोई फायदा नहीं है उसका. फर्स्ट प्रायोरिटीज 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए. उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी आया तो हम
पॉइंट्स में लिख रहे हैं, नहीं, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर हम पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि उसकी हम एक हेडिंग दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर के पास टाइम ही ना हो कि वो आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स को पढ़ेगा, वो हेडिंग पढ़ेगा, हेडिंग विल टेल हिम और हर कि यार हाँ इस बच्चे को पता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आपका अच्छा इंप्रेशन भी जाए। ठीक है जी। सो नाउ लाइक आई सेड, विल नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट पेपर। आइडिया वाज कि हम 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, देखें, अगर जैसे कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हमने कवर किए हैं। अगर लेट्स से जस्ट टू गिव यू अनदर कपल ऑफ सैंपल्स, जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे। नाउ फोर्थ का ए पार्ट इज अ नोन ऑनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड फॉर वैल्यू, डिस्कस द केसेस when a person other than the owner can transfer title in goods as per the provision of the Sale of Goods Act 1930। आपको याद हो हमने एक लाइन पढ़ी थी, nemo that quod non habet, आया कुछ याद? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्लियर है वो तो लिखा हुआ क्या था? that no person can pass a better title than he or she already has, which means अगर एक चोर है, उसने कोई चीज को चोरी की, तो क्या वो चोर आपको जो भी वो प्रोडक्ट है वो बेच सकता है? या अगर मैं ऐसा बोलूं, लेट्स से मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, एक चोर ने चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद उसने वो आपको बेच दिया, ठीक है, तो पहली बात, इस मोबाइल का ओनर कौन है? मैं हूं या वो चोर है? ऑफ कोर्स मैं हूं, राइट? तो क्या वो चोर इस मोबाइल की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है आपको? नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, राइट? यही चीज यहाँ पे पूछी गई है, दैट नो पर्सन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही और शी ऑलरेडी हैज। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी। एक्सेप्शंस का मतलब कि ऐसे भी केसेस हैं जहां पे इवन दो पर्सन इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, स्टिल दैट पर्सन कैन पास अ बेटर टाइटल। वही चीज पूछी गई है, दैट अ नोन ओनर, अ पर्सन इज नॉट एन ओनर, कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड फॉर वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें बताता हूँ कि इन्होंने आंसर काफी अच्छा दिया हुआ है। नाउ इफ यू गो टू फोर्थ का ए पार्ट, अब देखो, ये मैं आपको बता रहा था कि जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इन्होंने क्या किया है, उसको अलग से हेडिंग दी है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्जामिनर को अगर पता हो कि आपने पॉइंट्स दिए हैं, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है इसमें क्या लिखना है, तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद ये जो इसके अंदर कंटेंट दिया उसको पूरा पढ़े ही नहीं। दैट डजंट मीन कि आप अंदर कुछ भी कहानियां लिखा, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई हमने हेडिंग लिख दिया तो अंदर कुछ भी लिखाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। बट पॉइंट मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर के लिए आसानी रहेगी। एग्जामिनर क्या करेगा, हाँ यार जो सवाल पूछा था उसका आंसर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया। देखो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, हाँ इसको तो बच्चे को पता है, बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, पर्सन इन पोजेशन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो मतलब उसको शायद, या वो एक दो पॉइंट्स को अंदर से पढ़ने के बाद जब वो देखेगा आगे कि आपने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको लगेगा कि इस बच्चे को तो सारा आता है। तो ये वाला जो आंसर है, reason why again I'm making you go through this is because this is the way ideally an answer should be attempted. So within this solution of this mock test paper, I've told you कि कहाँ पर institute ने जो presentation दी है वो गलत दी है, but at the same time there are different cases जहाँ पे उन्होंने आंसर बिल्कुल apt way में, perfect way में दिया। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, राइट? उन्होंने सिंपल नहीं हमसे पूछा कि एक्सप्लेन नेमो दैट क्वाट नॉन हैबिट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया अपने पे। सो अगेन जस्ट टू कंक्लूड, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जो चीज आपने पढ़ी है आपको उसी से चीजें आएंगी। चीज को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 मिनट दोगे उस क्वेश्चन को समझने में, यू विल रियलाइज कि आपको वो सारी की सारी चीज आती है। वंस यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, गिव इट अ थॉट, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट दो, जस्ट टू रिकलेक्ट कि वो चीज कहाँ से पूछी गई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, पार्टनरशिप एक्ट की है, कंपनीज एक्ट की, कहाँ से है। जब आपको एक्ट आपने जीरो डाउन कर लिया, उसके बाद गो टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन योर माइंड। जब आपके पास सारे थॉट्स आ गए, देन उसके बाद स्टार्ट राइटिंग। एंड अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए
चलो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस इन डिटेल. यूल रियलाइज कि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए, एंड आई नो दैट ऑल दिस क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन आवर सेशंस. सो स्टिल फील फ्री, अगर आपको किसी में कोई भी सवाल आता है, यू हैव माय नंबर, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. ठीक है जी? ओके, ऑल द बेस्ट.